फुल एक्शन में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 12 जनवरी 2014 की घोषणा के आधार पे हिरियूर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। वहीं 3 बैंकों पर पेनाल्टी की आघात ने बैंकिंग सेक्टर को हिला दिया है। यह पहली बार नहीं, पिछले 9 सालों में सबसे अधिक लाइसेंस कैंसिलेशन 2023 में की गई है। 2023 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 17 कोऑपरेटिव बैंकों को क्लोज डाउन कर दिया गया। वहीं 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 12 कोऑपरेटिव बैंकों को क्लोज किया गया। तो विशेष जानकारी से पहले वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं विकास कुमार सिंह अपने चैनल बैंक एंड फिन इन्फो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूं। और आज के सेशन का डेट 14 जनवरी 2024 है, मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इन एडिक्वेट कैपिटल और अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स में कमी के कारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 12 जनवरी 2024 को हिरियूर कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस के कैंसिलेशन की घोषणा कर दी है। अब लाइसेंस रद्द होने के बाद बैंक को बैंकिंग व्यवसाय करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसमें तत्काल प्रभाव से एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स एंड रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स को रोक दिया गया है। लेकिन बैंक के द्वारा ग्राहकों को उसके जमा राशि का भुगतान जरूर किया जाएगा। केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कथनानुसार प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम के नियमों के अनुसार 5 लाख रुपए की मॉनेटरी सेलिंग तक अपनी जमा राशि की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। वहीं कारण को पता करने पर यह पता चला कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कथित घोषणा के आधार पर लाइसेंस कैंसिलेशन का एकमात्र कारण कमजोर वित्तीय स्थिति है। वहीं बैंक का बने रहना उसके डिपॉजिटर के हितों के लिए हानिकारक है। बैंक अपनी वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ हो सकता है। यदि बैंक को अपना बैंकिंग बिजनेस आगे भी जारी रखने की अनुमति दी गई तो सार्वजनिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो हमारे सामने सवाल तो यह बनकर आया कि आखिर डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है क्या, और जमाकर्ताओं को उनके किए गए जमा राशि बैंकों के फेल होने पे कैसे वापस मिलेगी। तो DICGC की फाउंडेशन 15 जुलाई 1978 में DICGC एक्ट 1962 के आधार मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डाली गई थी, जिसे डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन 1978 के पहले DICGC 2 अलग ऑर्गेनाइजेशंस थे, DIC और CGCI, डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के रूप में कार्य कर रही थी। तो सवालों के जवाब में हमने DICGC के स्थापना के बारे में जाना। अब DICGC के कार्य पर ध्यान देने की जरूरत है। DICGC संस्थान जमा बीमा प्रदान करता है, जो बैंक जमा धारकों के लिए सुरक्षा कवर के रूप में काम करता है। जब बैंक अपने जमाकर्ताओं को भुगतान करने में विफल रहते हैं, तब एजेंसी बैंक के सभी प्रकार के जमा खाताओं जैसे सेविंग, करेंट, रेकरिंग और फिक्स डिपॉजिट का बीमा रुपए की सीमा तक करती है। प्रति बैंक प्रति खाता धारक के अधिक से अधिक 5 लाख तक की जमा को वापस कर सकता है। वहीं DICGC केवल PSUs के लिए ही कार्य करती है। तो आखिर बैंकों के कितने टाइप्स होते हैं? भारतवर्ष में बैंकों के 8 प्रकार हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स टोटल 12 हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स टोटल 21 हैं, रीजनल रूरल बैंक्स टोटल 43 हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स जिसमें स्टेट कोऑपरेटिव बैंक टोटल 34 हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक टोटल 59 हैं, फॉरेन बैंक, लोकल एरिया बैंक्स टोटल 2 हैं, पेमेंट बैंक्स टोटल 6 हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स टोटल 12 हैं। तो न्यूज के मुद्दे की तरफ रुख करते हैं। तो आखिर ग्राहकों पर लाइसेंस कैंसिलेशन का क्या असर पड़ेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कथनानुसार लाइसेंस कैंसिलेशन होने के बाद बैंकों को बैंकिंग बिजनेस करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसमें तत्काल प्रभाव से जमा स्वीकार करना और जमा का रीपेमेंट शामिल है। केंद्रीय बैंक के लिक्विडेशन के अनुसार प्रत्येक जमाकर्ता DICGC एक्ट 1961 के प्रावधानों के अधीन डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन से 5 लाख रुपए की मॉनेटरी सीमा तक अपनी जमा राशि का जमा क्लेम राशि प्राप्त करने का हक रखते हैं। बैंक के द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार 99.93% जमाकर्ता DICGC से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। रिलीज के अनुसार 30 सितंबर 2023 तक DICGC ने बैंकों के संबंधित जमाकर्ताओं से प्राप्त इच्छा के आधार पर कुल बीमाकृत जमा का 224.53 लाख रुपए का भुगतान पहले ही कर दिया है। दूसरी तरफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों का पालन नहीं करने पर धनलक्ष्मी बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक समेत 3
तीन बैंकों पर 2.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। लोन एंड एडवांस, स्टैट्यूटरी एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस, KYC और जमा पर ब्याज दर से जुड़े नियमों के कुल निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए धनलक्ष्मी बैंक पर 1.20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। पंजाब एंड सिंध बैंक, केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों में ग्राहक सेवा पर जारी निर्देशों का पालन नहीं करने पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है। ISAF स्मॉल फाइनेंस बैंक, केंद्रीय बैंक ने बैंकों में ग्राहक सेवा पर जारी निर्देशों का पालन नहीं करने पर 29.55 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसे ही मामलों में पब्लिक सेक्टर बैंक के सबसे बड़े बैंक SBI, प्राइवेट सेक्टर के दिग्गज बैंक HDFC और ICICI बैंक पर भी जुर्माना लगा चुका है। वहीं अगर 2023 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा की गई बैंकों पर पेनाल्टी को देखें तो यह पेनाल्टी 40.39 करोड़ रुपए की थी, जो 176 एंटिटीज पर की गई थी। आगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए डिसीजन को देखने का इंतजार है कि आखिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस तरह बैंकिंग सिस्टम को सुचारू और स्ट्रॉन्ग बनाता है। एंडिंग ऑफ द सेशन, सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू, थैंक्स।